नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज बात करेंगे नक्सलियों की। क्या नक्सली दहशत में हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हाल के दिनों में दृश्य देखने को मिल रहा है उससे यही सवाल उजागर हो रहा है। केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में संयुक्त रूप से चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में सोमवार को सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। बीते दिन बीजापुर जिले में एक इनामी नक्सली समेत कुल 14 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने 14 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया है कि माओवादी संगठन में पारिवारिक सुख से वंचित रहने और माओवादियों की जीवन शैली और विचारधारा से परेशान होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली उसूर पामेड़ एरिया कमेटी, गंगालूर एरिया कमेटी और भैरमगढ़ एरिया कमेटी में सक्रिय थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साल 2024 में अब तक 137 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो वहीं विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल 306 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को साथ छोड़ने वाले प्रत्येक नक्सली को पुनर्वास नीति के तहत प्रोत्साहित करती है और उन्हें प्रोत्साहन राशि भी देती है। अधिकारियों ने बताया है कि बीजापुर में आत्मसमर्पण करने वाले 14 नक्सलियों को आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये कैसी रणनीति है? पिछले कुछ दिनों से लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। क्या एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली डर गए हैं? दरअसल पिछले 7 महीने में 137 नक्सली मारे गए हैं और 171 नक्सली जेल भेजे जा चुके हैं। और इसके बाद सवाल कहीं ना कहीं यही उठता है कि क्या नक्सली डरे हुए हैं या फिर आत्मसमर्पण जिस तरह से कर रहे हैं उसके बाद जो अन्य नक्सली गतिविधियों में अभी भी शामिल हैं, क्या उनके अंदर किस तरह से अब उत्सुकता देखने को मिलेगी इस पुनर्वास अभियान को लेकर, या फिर यह कहा जाए कि आने वाले समय में और आक्रोशित दिखेंगे? लेकिन देखिए, कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एंटी नक्सल ऑपरेशन। तो इसको लेकर बताया जाता है कि देखिए, सुरक्षा बलों को आक्रामक रुख अपनाने के निर्देश, ग्रामीणों में विश्वास जीतने के लिए नियत निल्लार योजना की गई है। कैंप इलाके में सरकार की सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है। घोर नक्सल प्रभाव वाले इलाके में भी अब जवान घुस रहे हैं और फोर्स के निशाने पर नक्सलियों के बड़े लीडर दिखाई दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ KS चौहान जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ चुके हैं, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और इनके अलावा गिरीश कांत पांडे नक्सल एक्सपर्ट है, नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं रायपुर से। और सबसे पहले, क्योंकि नीलेश आपकी ओर आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि फिलहाल प्रदेश में नक्सलियों को लेकर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। आत्मसमर्पण बढ़ता जा रहा है, सरकार की तरफ से कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिल रही है जिससे नक्सली अब थोड़ा डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नक्सली डरे हैं या सहमे हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार जो है वो एग्रेसिव मोड में है और लगातार देखिए हर स्तर पर नक्सल समस्या को के समाधान के लिए काम कर रही है। चाहे वो फोर्स को मजबूती करने की बात हो और फोर्स को इतना छूट हो कि वो किसी भी इलाके में घुसे, चाहे और जहां पर बड़े लीडर भी हैं उस तैयारी के साथ घुसे और सफलता लेकर आए। इस तरह से जो जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं, फोर्स की ओर से कार्रवाई की जा रही है, तो ये एकदम तय है कि फोर्स को पूरा छूट है कि आपको नक्सलियों पर कोई भी उनको लेकर कोई भी सख्ती करनी हो तो आप उसके लिए आजाद हैं, उसके लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सरेंडर को लेकर बात करें तो लगातार सरकार इस पर काम कर रही है और खुद एक लेटर बीच में मुख्य उप मुख्यमंत्री और गृह जिनके पास विजय शर्मा, उनकी ओर से जारी किया गया था और कहा गया था कि नक्सली क्या चाहते हैं पुनर्वास नीति में। अगर वो बताना चाहें तो वो खुद बताएं, सुझाव दें, हम उसको भी शामिल करेंगे कि अगर वो किस नीति के तहत पुनर्वास करना चाहते हैं। यानी कि दूसरी ओर भी सरकार बढ़ रही है कि अगर जो लोग उसमें किसी भी कारणवश गए हो लेकिन अब नक्सल संगठन से नहीं जुड़ना चाहते, उनके लिए वापसी का रास्ता जो नीति है वो काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और कुछ शामिल करना है कि वो शामिल करने के बाद वापस आ सकते हैं तो सुझाव दे सकते हैं, उस सुझाव पर अमल किया जाएगा। यानी कि एक रास्ता वो भी खुला हुआ है। तीसरा रास्ता जो है वो ग्रामीणों में विश्वास जताने को लेकर है। जैसा कि नियत नार योजना की आप अस्मिता जिक्र कर रही थी कि जो भी अब नए कैंप खुलेंगे, हमने देखा है पिछले 5-10 सालों में कि जब भी नए कैंप खुलते रहे तो खुलकर विरोध होता है वहां के स्थानीय लोगों द्वारा। हालांकि उसके पीछे आरोप लगते हैं कि नक्सल संगठन के दबाव में कर रहे हैं, लेकिन विरोध देखने को मिला है।
तो उस विरोध को रोकने के लिए और ग्रामीणों में विश्वास जताने के लिए एक और पहल की गई है, जिसके जो नियत निल्लार योजना की बात कही जा रही है कि जब भी नया कैंप कोई खोला जा रहा है तो उसके 5 गांव, उसके रेडियस के आसपास के 5 किलोमीटर में जितने भी गांव आएंगे उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नल जल हम्म। योजना हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, या हम्म। फिर स्पेसिफिक उस इलाके के लिए कोई योजना चल रही हो, तो उस योजना का आसानी से सिंगल विंडो पर लाभ मिल सके, उसका प्रयास भी सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो दिख रहा है वो ये है कि सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयासरत है कि नक्सल समस्या को जिस भी तरह से हल किया जाना चाहिए उस बिल्कुल। पर काम करे। बिल्कुल, अस्मिता। कहीं न कहीं यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि सरकार की तरफ से जो कहा गया था, दावा किया जा रहा था, वादे किए जा रहे थे चुनाव से पहले, उन वादों के हिसाब से अब कार्य भी करती हुई यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। केएस चौहान जी, क्योंकि नक्सलियों को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से दावे किए, वादे किए, अब उसके बाद जो एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नक्सल मुक्त प्रदेश देखने को मिलेगा। कितनी जल्दी ये उम्मीद की जाए कि कितनी जल्दी ही प्रदेश को नक्सल मुक्त प्रदेश मिलने वाला है? हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों की ये अभिलाषा है, आकांक्षा है कि हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त बने। जो बिल्कुल। 4 दशक से हम इसका जो दंश सह रहे हैं उसमें हमारे को मुक्ति मिले, पूर्णतः ये नक्सलवाद से मुक्त हो। हम्म। इसमें जो हमारे नीलेश जी साथी प्रवक्ता ने बोला, तो इनका कहने का भावार्थ ये था कि जो सरकार अभी वर्तमान में हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है, वो साम दाम दंड भेद सभी चीजों में एक ही चीज को खत्म करना चाहती है, दोष को खत्म करना चाहती है, दोषी को। हमारा टारगेट दोषी नहीं है, हमारा टारगेट है दोष, जो कि गांधी जी भी बोलते थे, चोरी से घृणा करो, चोर से नहीं। इसीलिए हमने जो पुनर्वास की जो पुनर्वास के लिए जो उनसे सुझाव मांगे थे, वो सुझाव इसलिए मांगे थे कि वहां पर जो जमीन लेवल से जो वहां पर जो कार्यकर्ता और जो वहां पर सेवा करने वाले जो लोग हैं, पत्रकार हैं और दूसरे जो समाज सेवी जो लोग हैं, उनसे सभी चीजों से सलाह ली गई कि क्या हम नक्सलियों से सलाह लें। तो उनका भी यही कहना था कि हाँ, हमारे को नक्सलियों से सलाह लेनी चाहिए पुनर्वास के लिए। लेकिन इसी पे क्वेश्चन उठाते हैं कांग्रेसी नेता कि आप नक्सलियों से सुझाव ले रहे हैं पुनर्वास के लिए, आप एक काम करें, छत्तीसगढ़ चलाने के लिए उन्हीं से सुझाव ले लें। ऐसा करके तंज कस रहे थे और प्रवक्ता लोग, कांग्रेसी प्रवक्ता लोग टीवी में चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे थे कि ये कौन सी प्रक्रिया है, इनको चलाना नहीं आ रहा है, इनको नहीं चलाना आ रहा है, छोड़ दें। मैं एक कुछ आंकड़ा पेश करना चाहता हूं अस्मिता जी। बिल्कुल। वो ये आंकड़ा है कि 2022 में जो 6 महीने जो शुरुआती जो 6 महीने थे जून तक, उसमें 9 नक्सली मारे गए थे 2022। 2023 में जब 6 महीने हुए तो लगभग 18 नक्सली मारे गए। और आज जो 2024 में जब विष्णुदेव साय की सरकार आई है तो 139 नक्सली मारे गए और लगभग 400 के आसपास सरेंडर हुए हैं। सरेंडर की तादाद भी डबल हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? सरेंडर वो मतलब दबाव में भी कर रहे हैं और उनको एक आस भी जग रही है, एक विश्वास भी है। और ये सभी चीजें तब तक ये संभव नहीं थी जब तक वहां पर बस्तर वासियों का हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2018 में जब इनकी 12 की 12 सीटें आई और आज 2023 में इनकी 1 सीट आई और वो भी एक मंत्री की आई, वो भी बहुत कम मार्जिन से आए, कोई पता नहीं कैसे आ रहे, कैसे जीते हैं। बाकी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि नक्सलवाद से उनको छुटकारा चाहिए, नक्सलवाद से वो मुक्त होना चाहते थे, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। और जैसे हमारी सरकार ने 2014 के बाद 4 स्टेट से बस्तर को कनेक्ट किया, मुख्य धारा में जोड़ने का सबसे बड़ा जो एक टूल होता है वो होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी होगी तो उस जगह का अपने आप विकास चालू हो जाएगा। वहां पर इंडस्ट्रीज लगेगी, जैसे नगरनार प्लांट लग रहा है,
और वहां पर बाकी सुविधाएं, नर्सिंग कॉलेज खुले, इंजीनियर कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले और बाकी ये सभी चीजें खुली। और उसके बाद आकांक्षी जिले जितने पूरे बिल्कुल चौहान जी, पूरे भारत बिल्कुल चौहान जी, सवाल ये है कि आखिर कितने लंबे अरसे बाद हम ये माने कि प्रदेश नक्सल मुक्त होगा? अमित शाह जी आए थे और उनका एक ही टारगेट था कि कैसे ना कैसे करके एक प्रकार जो भी होता है हमारे को नक्सल मुक्त, हमारे को छत्तीसगढ़ बनाना है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा भारत बनाना है। ये अमित शाह जी गृह मंत्री का संकल्प है। दूसरा, इसके लिए सिर्फ मुंह जुबानी कुछ नहीं होता है अस्मिता जी, इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। लोन वर्राटू अभियान किसने चालू किया? लोन वर्राटू अभियान के तहत 25-25 हजार तो दिए ही जा रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत जो हथियारबंद नक्सली है उनको 2-2 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। ठीक है, पैसे खर्च करना चाहिए, लेकिन अभी सवाल यही बनता है कि आखिर प्रदेश को कितनी जल्दी नक्सलवादियों से मुक्ति मिलेगी? आखिर जो निर्दोष लोग हैं वो मरने की जो सिलसिला है उनके मरने का, ये इस तरह की नक्सली गतिविधियों में वो कब थमेगा? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। सत्यप्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। दो चीजें जो कि चौहान साहब ने कही है, पहला ये कि नक्सलियों से सलाह लेना कांग्रेसियों ने गलत बताया, दूसरा बस्तर वासियों को कांग्रेस पर विश्वास नहीं है। क्या ऐसा सच में है? बात बोलूंगा कि समाजीय ये भी बात ये कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने किया। थोड़ा 15 साल का प्रयास कर ले। रमन सिंह जी के तुलसी को क्या बोले थे? संताली से बैठ जाइए। इनके नेताओं की गाड़ियों को शांत में गाड़ी में व्यक्ति पकड़ाते थे। इनके जिला के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष है वो ट्रैक्टर सफाई में पकड़ाते थे, किताब छपवाते थे। तमाम चीजें है। देखिए, नक्सल आत्मसमर्पण ये एक प्रक्रिया हर सरकार में होता है। मैं ये नहीं बोलूँ हमारी सरकार में ज्यादा हो, मैं अपने आंकड़े देखो 2405 साल में हमारी सरकार ने नक्सल सरेंडर किया था। एनकाउंटर की बात कर ली तो वो भी हुआ था। मगर देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है? स्थानीय लोग। आपको सबसे पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। स्थानीय लोग आपके साथ है कि नहीं है। मगर देखिए, जब भी इनकी 15 साल की सरकार रही है, सबकी बात आप कर लीजिए। आदिवासी फर्जी केस करके अंदर करना, जमीन हड़पना, और वही अब 7 में इनकी सरकार हो गई है। फिर तो वही चीज हो रही है। हम थोड़ी विपक्ष में बैठे हुए हैं, हम विपक्षी राजनीतिक दल है, मगर स्थानीय लोग जब एनकाउंटर होता है तो वो सवाल उठाते हैं कि ये पुलिस का राजनीतिकरण हो चुका है। ये सवाल हमारे 5 साल में क्यों नहीं उठा? ये हमेशा इनकी सरकार जब होती है तब ये सवाल क्यों उठता है? ये महत्वपूर्ण है। आपको देखिए, नक्सली है वो स्थानीय लोगों को अपनी तरफ कब लेके जाते हैं? जब उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। हमारी सरकार ने जो योजना बनाई, मनवा नवा योजना, उस पर क्या किया? ये जो योजना है सरकार की अंतर व्यक्ति तक जानी चाहिए। हमने वहां भूजबाड़ के सरकारी अस्पतालों में 35 साल बाद अस्पताल खुलवाए, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, आसमान ने स्कूल दिया, NSC स्कूल बस किया, हमने वहां खुलवाया, बस्तर फाइटर दिया, तो तमाम से सड़कें बनवा के दी। देखिए, आपको 2018 का विधानसभा चुनाव याद हो, हेलीकॉप्टर से जाते थे, 2023 बाय रोड जाते थे। यही अमित शाह जी आए थे और बोले कि भाई 60-70% जो नक्सली हमने कम हो चुके हैं अभी, हमारी सरकार के दौरान उन्होंने कहा था। तो यही मैं बोल रहा था, आपको ऐसी योजनाएं लेके जानी पड़ेगी कि जो स्थानीय लोग हैं वो उस तरफ न जाए। सिर्फ आप इस पे अपनी पीठ से सवाल नहीं सकते अपनी सरकार की कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, नक्सली को हम गोली मार रहे हैं, नक्सली है नहीं, नक्सली पीछे चले गए। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। समाधान तब निकलेगा जब स्थानीय लोग आपके साथ हैं, जब स्थानीय लोगों को विकास मिले, मूलभूत सुविधाएं मिले, जो हमने किया था। अभी की जो सरकार है साथ में नहीं, ये सरकार खुद किस पे बेस पे चल रही है। लेकिन सत्यप्रकाश जी, जो आंकड़े आ रहे हैं, हाल के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नक्सलियों में सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कार्य प्रणाली संभाली जा रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आत्मसमर्पण कर रहे हैं और काफी ज्यादा सरकार से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसी बातचीत हो रही है। देखो, वही मैंने बोला, आत्मसमर्पण की अगर बात करें तो मैंने जैसे बताया कि 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हमारे पास समर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था। ये तो आत्मसमर्पण उस समय भी हो रहा था। मगर स्थानीय लोगों की बात मैं कर रहा हूँ कि स्थानीय लोगों ने कभी सवाल नहीं उठाया था कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया। स्थानीय लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे ऊपर फर्जी केस कर दिए। स्थानीय लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारी जमीन हड़पी गई है। तो अपने स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा। सिर्फ आप अपनी पीठ इसलिए दबा सकते कि आत्मसमर्पण कर रहे हैं, एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। जबकि देखिए, अगर मैं बात बोल दूं, एनकाउंटर क्यों बढ़ रहे हैं इस पर सोचना पड़ेगा ना। आप आत्मसमर्पण की बात करें, एनकाउंटर उसके साथ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी जो योजनाएं हैं जो आप स्थानीय लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओ, स्थानीय लोगों में जा रहे हैं, और जाने की वजह से एनकाउंटर बढ़ेंगे। क्योंकि लोग अगर नक्सली के साथ बढ़ेंगे, लोग अगर नक्सली के साथ जाएंगे तो एनकाउंटर बढ़ेंगे, सीधी बात है।
इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके साथ स्थानीय लोग अभी भी नहीं, आप सरकार चला रहे हैं, आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। तो जहां तक हमारी बात करें, बस्तर की बात कर लीजिए, हमने बस्तर क्षेत्र का विकास के लिए एक नई आयाम लिखे हमने 5 साल में, जो उन्होंने 15 साल में लिखे। जैसे मैंने बताया, स्कूलों की बात की, अस्पतालों की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात करिए, रोजगार की बात करिए, 65 करोड़ खरीदी हमने की। देखिए, हार जीत एक अलग लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हार जीत अलग मुद्दा है, और इसका मतलब ये नहीं कि हमने विकास नहीं किया। हमने वह काम किया, लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, वहां पे शिक्षा दिया है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने स्थानीय लोगों के लिए क्या किया, सिर्फ इसलिए आप मत फंसवाइए कि आत्मसमर्पण हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर के लिए। सत्य प्रकाश जी, आपने बताया कि आपने बहुत सारे काम किए हैं, शिक्षा दिए, रोजगार दिए, लेकिन उसके बाद भी आखिर लोगों को भरोसा क्यों नहीं चुनाव में चुना आपको? देखिए, आपको अगर मैं बताऊं, विधानसभा चुनाव की बात करिए, मात्र 0.01% का हमारा इनका वोट अंतर है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे काम पर भरोसा हुआ। अगर भरोसा नहीं होता तो हम भी इनकी तरफ 10, 12, 13 बैठे होते जो 2018 में हाल था, क्योंकि ये खुद मानते कि हमने काम नहीं किया तो कभी हमारा 12-13 हाल था, और हमने काम किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं, गुरेज भी नहीं है सुधार करने की, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो हम जनता तक नहीं कनेक्ट कर पा रहे। और हमारी सीटें मजबूत है। नक्सलियों पे कितना प्रभाव पड़ा आपके काम का? नक्सलियों का पूरा, नक्सली घटनाएं कितनी कम हुई, ये आप देखिए, नक्सली घटना हमेशा कमी आई। एनसीआर की डाटा ने कहा कि लगभग 70% नक्सली घटनाएं कम हुई। हमने बता दिए 76 नए कैंप ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में हमने पहुंचाए। 196 गांव ऐसे जहां पे इन्होंने 15 साल बिजली नहीं पहुंचे, वहां में 196 गांव में बिजली पहुंचाए। और 11 जिलों के लगभग 760 लगभग गांव वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर है। इनका रमन सिंह का जिला राजगढ़ का, वो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में था, वो भी बाहर आया। धमतरी जिला से वो बाहर आया। और तो और जो 2 ब्लॉकों में जो नक्सली थे, इनके कार्यकाल में 15 साल में 14 जिलों तक नक्सली गए। तो हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकला। गाँव की बात करी, जिलों की बात करी जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं हमने काम किया। मगर वो हार जीत गलत बात है, उसका विषय ये नहीं होता कि आपने काम नहीं किया। हमने काम किया, वो चीजें प्रोपेगेंडा बोल दीजिए, ईडीआईटी बोल दीजिए, एक जाति धर्म के लड़ाई बोल दीजिए, जिस पे सत्ता में बैठ गए, और सत्ता में बैठने के बाद मलाई खाने में लगे हुए, शिक्षा मंत्री बनना है कि जो कोई मंत्री बनना है उसमें लगे हुए। तो एक विषय, वो अलग विषय है, मगर हमने काम किया। ये डाटा बोलती है, अमित शाह जी खुद बोलते हैं। और आपको याद होगा 2014 ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि खीर पकाई आपने और स्वाद चख रही है बीजेपी? वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप बताइए, 6-7 महीने की सरकार, अगर हम दूसरी योजना की बात कर लेंगे तो बोलेंगे भाई 6 महीने की सरकार है, 7 महीने की सरकार है। अपराध बढ़ रहे हैं तो बोलेंगे आपकी वजह से अपराध बढ़ रहा है, आपने ऐसे किया था, इसलिए 6 महीने में हम क्या कर पाएंगे। अब वही अगर नक्सली घटना कम हो गई या नक्सली पीछे जा रहा है तो बोलेंगे हमने किया है। तो ये साफ दिखता है कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हर चीज में, मगर किसने काम किया वो जनता भी जानती है, सब जनता को मालूम है। ये समाधान करता है। देखिए, अमित शाह जी बोलते हैं किसकी बजाय नक्सली खत्म कर दूंगा, तो किसकी बजाय से नहीं होता। समय लगता है, जो हमने समय दिया है, इनकी तरह किसी को बोला नहीं तनख्वाह लीजिए बैठ जाइए, इनकी तरह हमारे किसी साथ गाड़ी में नहीं पकड़ाते। तो ये हमने काम किया है, तभी ये असर है जो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, नीलेश आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि दोनों ही सरकारें कहती है कि हमने अपने अपने कार्यकाल में काम किए हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए तो हाल के दिनों में जो सरकार द्वारा कदम उठाए हैं नक्सलियों के लिए, वो ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, या इससे पहले की सरकार जो दावे करती हुई नजर आ रही है कि हमने ये कार्य किए हैं, वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ते आए हैं नक्सलियों पर? किस चीज का असर ज्यादा है नीलेश? देखिए, जब नक्सल जैसे सेंसिटिव मामले में हम बात कर रहे हैं अस्मिता, तो इस पे थोड़ा सा राजनीति के परे, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों साथी हैं और दोनों की उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी पार्टी की वाहवाही करें और सब विरोधी पार्टी को डिमोरलाइज करें। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल के कार्यकाल के दौरान कैंपों को खोलने को लेकर एग्रेसिव मोड में थे। वो सरकार भी थी, चाहे वो अरनपुर की बात कर ली जाए, दंतेवाड़ा में काफी विरोध के बाद भी खोला गया। सिलगेर की बात कर लें, सिलगेर में भी कैंप उसी समय खुला जिसके विरोध में आंदोलन आज भी जारी है। हालांकि जो कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, जनता के बीच में कोई वो नहीं था, वो ऐसा नहीं है। सिलगेर में आज भी वो आंदोलन जारी है जो इनकी सरकार के समय पे शुरू हुआ था। और वहां पर भी 3 लोगों को जो आंदोलन कर रहे थे उनको गोली मार दी गई थी। गोली मारने के बाद उनको नक्सली घोषित किया गया था। बाद में इन्हीं की सरकार के नुमाइंदों ने उसे 10-10 हजार रुपए का चेक दे दिया। जब नक्सली थे तो चेक क्यों दिया गया, इसका सवाल उठा। तो ये जो आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हैं, वो इनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के तहत करते होंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछले 5 सालों की भी बात कर लें या अभी जो 6 महीने की नई बात हो रही है, दोनों ही सरकारें नक्सल मुद्दे पर काफी गंभीर नजर आई थी। चाहे भूपेश बघेल के समय की भी बात कर ली जाए, चाहे वो कैंपों के खोलने के मामले में खासकर। लेकिन जब आंकड़े हम एग्रेसिव मोड में फोर्स की बात करें तब वहां पर जरूर कुछ कमी नजर आती है। लोकसभा में एक आंकड़ा आया था, इन्हीं के सांसद थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उन्हीं के सवाल के जवाब में 2022-23 में
कि जो फोर्स थी उसको वो अटैकिंग मोड में कम थी और इस वजह से जो घटनाएं कम जो बताते हैं कि नक्सल घटनाएं कम हुई, उसका एक कारण था। ये लोकसभा में जवाब है इसका दीपक बैज के सवाल के उसमें। अब अभी की सरकार की बात कर लें तो जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में बताया कि सरकार हर स्तर पर कोशिश कर रही है कि नक्सल समस्या का समाधान किया जाए, चाहे वो बातचीत की बात हो बार बार, चाहे एग्रेसिव हो, फोर्स एग्रेसिव है, मतलब हर स्तर पे जिसका जो जिम्मेदारी है वो करेगी। फोर्स को एग्रेशन में काम करना है नक्सलियों के खिलाफ तो वो एग्रेसिव है, जहां पे भी कार्रवाई के लिए जाना है जा रही है, ऐसे जगहों पर जा रही है जहां पर पहले पहुंच पाना भी मुश्किल माना जाता था फोर्स के लिए, वहां पर अब कैंप खुल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी पहल है। दूसरा, हर स्तर पर बातचीत की कोशिश की जा रही है, जनता का भी विश्वास जीतने के लिए, जैसा कि मैंने बताया नियत निर्धार जो योजना है वो भी की जा रही है। तो दोनों सरकारों की जो पिछले 5-7 साल में रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें अगर कोशिश की बात करें तो नक्सल समस्या के समाधान को लेकर एक अच्छी पहल दोनों ओर से की गई है। अब ये देखना होगा कि इसका असर कितना होता है और कम से कम इस पहल का कम नुकसान लोगों को, आम जनता को, इस पर कितना ध्यान देती है गवर्नमेंट। क्योंकि अभी हाल की ही बात, 2 दिन पहले ही एक 10 साल का बच्चा मुद्दंडी गांव में, जो बीजापुर का गांव है, वहां आईडी ब्लास्ट जो पैर उसका लैंडमाइन जो बिछाया थे नक्सली उस पर आ गया और वो उसमें उनकी जान चली गई। इसके पहले ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जो नक्सलियों के बिछाए आईडी ब्लास्ट में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। तो उसको कितना रोका जा सके कि कम लोग, जो आम लोग हैं उनको कम नुकसान हो और नक्सलियों को ज्यादा हो, इस पर सरकार क्या कर सकती है। मुझे लगता है कि दोनों ही दलों को बैठकर या इनको नेताओं को बैठकर इस पर एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इस ओर कितना काम कर सके उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। चौहान साहब, क्योंकि जैसा कि अभी सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि आपके समय में एनकाउंटर्स बढ़े हैं और इससे भी हम नजरें नहीं फेर सकते हैं क्योंकि एनकाउंटर्स बढ़े हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि 88 जवान घायल हुए हैं तो 19 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा कितने सारे 34 आम नागरिक हैं जिनकी मौत हुई है नक्सल ऑपरेशन में और कई नागरिक ऐसे हैं जो ऑपरेशन चले और उसमें घायल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम लोगों की जाने जानों का सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है, एनकाउंटर्स का सिलसिला बढ़ रहा है, जवान के शहीद होने का सिलसिला बढ़ रहा है, घायल होने का सिलसिला बढ़ रहा है। तो इससे बिल्कुल मुंह नहीं फेरा जा सकता। जी बिल्कुल, मुंह तो नहीं फेरा जा सकता क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो कोई भी दल हो, कहीं भी दल हो, और जो जवान हैं उनकी एक भाषा रहती है कि वो, उनकी कोशिश रहती है कि हम टारगेट को ही टारगेट करें, लेकिन अगर इसमें कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो उसमें उनका दोष न के बराबर रहता है क्योंकि वो एक घटना है, वो दुखद घटना में भी तब्दील हो जाती है कभी कभी। तो ये एक घटना है, लेकिन कोशिश जवानों की यही रहती है। इसमें कोई राजनीतिक दल ये नहीं बोलता है कि उसके साथ अगर आपको कुछ भी करना हो तो करिए, हाँ फ्री हैंड छोड़ सकता है। चौहान जी, क्या इससे हम ये भी माने कि एनकाउंटर्स के जरिए नक्सलियों में डर कायम किया जा रहा है ताकि वो मरने के बजाय आत्मसमर्पण करना चाहें, उसको ज़्यादा सही समझें? तो कहीं ना कहीं जो एनकाउंटर्स बढ़ रहे हैं डर पैदा करने के मकसद से बढ़ रहे हैं और इसके अलावा इसका गलत हमें ये असर देखने को मिल रहा है कि हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं। गलत असर नहीं है। अब जिसको जैसी भाषा समझ में आती है उसको वैसी भाषा समझानी पड़ती है। क्यों? लेकिन नुकसान तो हमें भी हो रहा है ना चौहान जी। अस्मिता जी लेट मी फिनिश। अस्मिता जी, क्यों 137 ही नक्सली मरते हैं और 400 लोग सरेंडर हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो समझाने में और दाम में वो लोग आ गए, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है और दंड भी दिया जाता है। साम दाम दंड भेद, ये चारों चीजें करनी पड़ेंगी, तभी उसके बाद ही हमारा जो मेन लक्ष्य है, जो मैंने पहले ही अपनी बात चालू की कि चोरी से हम घृणा करें, चोर से नहीं। तो हम पहला लक्ष्य तो हमारा यही रहता है कि आप समझाने से, आप दान देने से, आप पुनर्वास से आप मान जाएं, और उसके बावजूद भी आप वहां के रहवासियों को और अपनी गतिविधियां ज्यादा तेज करेंगे तो उसका जवाब आर्मी को देना पड़ेगा। आर्मी ये नहीं बोलती है कि आप वो राजनीति के हिसाब से नहीं चलती। आर्मी देखती है कि हमारे को अपना टारगेट, अपना लक्ष्य पूरा कैसा करना है, वो करती है। और ये होना ही चाहिए। कब नक्सलवादियों, कौन सी सरकार रहती है और कौन सी सरकार नहीं रहती है कि नक्सलवाद नहीं मरे। हाँ, ये हो सकता है कि कम मरे या ज्यादा मरे, लेकिन ऐसा भी होता है
कि जियो और जीने दो। आप वहां पर एक्शन ही नहीं लेंगे। नक्सलवाद वहां पर बेधड़क घूम रहे हैं, अगर वो अटैक नहीं कर रहे तो आप भी कोशिश नहीं करते हैं कि आप उनको सरेंडर करा सकें, आप उनके ऊपर अटैक कर सकें, ये भी आप कोशिश नहीं करते। तो ये गलत है। और ये अगर आपको नक्सलवाद को खत्म करना है तो वो बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब का असर ये दिख रहा है कि नक्सलियों में बौखलाहट बढ़ रही है। 24 आम नागरिकों की मौत इस वजह से हुई है क्योंकि नक्सलियों को उन पर मुखबिरी का शक था। देखिए यही नक्सलवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, और वो जब अधर्म की राह पे चल जाते हैं, हमारे को ये करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे जवान क्या कर सकते हैं, और क्या हमारा क्या दायित्व है। हमारे को सुरक्षा भी देनी है, हमारे को समृद्धि भी करनी है, उस जगह की और बस्तर की करनी है। तो ये हम सभी चीजें देखते हैं, और बस्तर वासी भी इस चीज को भली भांति जान रहे हैं। बिल्कुल, सभी इसे भली भांति जान रहे हैं, और इसी के तहत इन दिनों अगर देखा जाए तो फैसले भी लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप कहते हुए नजर आए, साम दाम दंड भेद, वो रणनीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। लेकिन अब सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में प्रदेश आखिर नक्सल मुक्त कब तक होता है, कितनी जल्दी होता है। बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान जी आपका शुक्रिया, सत्यप्रकाश जी आपका शुक्रिया, नीलेश बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही।